जय श्री राम। आज हम दशा पद्धति के बारे में बात करेंगे कि महादशा, अंतर्दशा और प्रत्यंत दशा किस प्रकार से काम करती है और किसी इवेंट को किस प्रकार से टाइम किया जा सकता है। देखिए, जब भी हम किसी बर्थ चार्ट का एनालिसिस करते हैं तो सबसे पहले हम कंसर्न्ड हाउस को देखते हैं, हाउस लॉर्ड को देखते हैं और इन पर पड़ने वाले सभी प्रकार के प्रभावों का आकलन करके हम ये बताते हैं कि योग कैसा है, पर्टिकुलर घटना व्यक्ति के जीवन में होगी या नहीं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है आपके सामने बैठा हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि मैरिज के बारे में बताइए, तो आप उसके बर्थ चार्ट को खोलेंगे, 7th हाउस को देखेंगे, 7th लॉर्ड को देखेंगे और इन पर पड़ने वाले प्रभावों का आकलन करेंगे। सब कुछ यदि व्यवस्थित रहा तो आप कहेंगे कि आपके जीवन में मैरिज से संबंधित कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी मैरिज हो जाएगी। पर ठीक इसी समय वही व्यक्ति नेक्स्ट प्रश्न करता है कि कब होगी। इस कब होगी का जवाब देने के लिए हमें दशाओं की तरफ देखना पड़ता है। दशा पद्धति ही हमें यह बताती है कि कोई भी इवेंट कब होगी। इसके लिए देखिए कई प्रकार की दशा पद्धतियां अवेलेबल है। उनमें जो सबसे प्रमुख है और जिसका सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है वो है विंशोत्तरी दशा। आज हम इसी विंशोत्तरी दशा का आकलन करेंगे और इसी के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, विंशोत्तरी दशा है, पद्धति है, उसकी एक 120 वर्ष की टाइम साइकिल होती है। इस पद्धति में सभी 9 ग्रहों को एक टाइम का अलॉटमेंट किया हुआ है। जैसे कि सूर्य की महादशा 6 वर्ष तक चलती है और चंद्रमा की महादशा 10 वर्ष तक चलती है। ठीक इसी प्रकार से बुध की महादशा 17 वर्ष तक और बृहस्पति की महादशा 16 वर्ष तक चलती है। शुक्र की महादशा 20 वर्ष तक और शनि की महादशा 19 वर्ष तक चलती है। राहु की महादशा 18 वर्ष और केतु की महादशा 7 वर्ष की होती है। यदि इन सभी ग्रहों की दशा पीरियड को हम टोटल करें तो ये 120 वर्ष की टाइम साइकिल बनकर तैयार होती है। ये टाइम ऑफ इवेंट देखने के लिए ये दशा पद्धति सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। महादशा का टाइम पीरियड एक बड़ा पीरियड होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति 15 वर्ष की उम्र का है और उसके जीवन में शुक्र की महादशा प्रारंभ होती है, तो ये 20 वर्ष तक चलती है और उसकी उम्र जब 35 वर्ष तक हो जाएगी तब तक ये दशा उसके जीवन में एक्टिवेट रहेगी। इन 20 वर्षों के दौरान सभी प्रकार की घटनाएं व्यक्ति के जीवन में होंगी। उम्र 15 वर्ष की है तो इस दौरान व्यक्ति की एजुकेशन भी होंगी, वो उसका करियर भी कहीं न कहीं सेट होगा, उसकी मैरिज भी होंगी, बच्चा भी होगा। इसी दौरान अपना घर भी होगा। फाइनेंस में उतार चढ़ाव भी देखने को मिलेंगे। हेल्थ में भी उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। कई प्रकार के नए रिश्ते बनेंगे।
और कई रिश्तों के अंदर जो है गिरावट भी देखने को मिलेंगी। यानी कि जो 20 वर्ष का जो टाइम पीरियड होता है एक बहुत लंबा पीरियड होता है, और इस लंबे पीरियड में हर तरह की घटनाओं का जो है अनुभव व्यक्ति को आता है। ये जो विविधता है, ये विविधता देने का काम जो है अंतर्दशाएं करती है। यानी कि महादशा जो सोचती है उसको डिलीवर करने का काम जो है अंतर्दशा करती है। यानी कि महादशा और अंतर्दशा दोनों का एक कॉम्बिनेशन है, दोनों मिलजुल कर जो है किसी इवेंट को जो है फोर्टिफाई करती है। रही बात प्रत्यंतर दशा की, तो प्रत्यंतर दशा का काम लिमिटेड है। जो जिस इवेंट के बारे में महादशा ने सोचा है उसका ऑर्डर जो है अंतर्दशा को मिलता है, और अंतर्दशा मैनेज करती है कि ये इवेंट जो है होगी या नहीं होगी, या होगी तो किस प्रकार से होगी। और रही बात प्रत्यंतर दशा की, तो प्रत्यंतर दशा के हाथ में ज्यादा कुछ नहीं होता। जिस इवेंट के बारे में अंतर्दशा ने सोचा है उस इवेंट की डिलीवरी करने का काम जो है प्रत्यंतर दशा करती है। इसके अलावा प्रत्यंतर दशा का कोई ज्यादा बड़ा रोल नहीं होता। और प्रत्यंतर दशा के बारे में ज्यादा सटीक आकलन करना भी बहुत मुश्किल जाता है, क्योंकि ये सटीक टाइम रहा तो ये प्रत्यंतर दशा का आकलन जो हम कर सकते हैं, और सटीक टाइमिंग के बारे में कोई भी जो है आश्वस्त नहीं हो सकता। क्योंकि जब व्यक्ति का जन्म होता है तो डॉक्टर के पास में सबसे मेन प्रायोरिटी रहती है दो व्यक्तियों का जो है जीवन बचाना। इसमें वो इंगेज रहते हैं, और इस दौरान जो है सही टाइमिंग का लिखना उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता जितना कि दो लोगों की जान बचाना होता है। इसलिए 1-2 मिनट का या 2-4 मिनट का अंतर हो जाना मामूली सी बात होती है, परंतु ज्योतिष के अंदर ये 2-4 मिनट का फर्क काफी बड़ा हो जाता है। जब व्यक्ति की उम्र 25 या 30 वर्ष की हो जाता है और किसी इवेंट को टाइमिंग करने बैठते हैं और प्रत्यंतर दशा का जब आकलन करते हैं, तो यही 2-3 मिनट का जो फर्क है वो 25-30 वर्ष की उम्र में जाकर ये कुछ महीना, 1.5 महीने या 2 महीने का जो है फर्क बन जाता है, या कभी कभी 20-25 दिन का भी फर्क हो जाता है। और ये जो प्रत्यंतर दशा होती है वो कुछ 8 दिन, 10 दिन, महीना, 1.5 महीने तक चलती है। तो इस हिसाब से अगर अपन देखें तो प्रत्यंतर दशा का जो है टाइमिंग जो है वो एक्यूरेट हो, इस बात की संभावना काफी कम रहती है। इसलिए हमें महादशा और अंतरदशा के ऊपर ही ज्यादा फोकस करना चाहिए। जब व्यक्ति का प्रत्यंतर आएगा तो वो अंतरदशा के ऑर्डर को फॉलो करेगी, और उसकी जो जिस इवेंट की डिलीवरी करनी होती है वो प्रत्यंतर दशा कर देगी। इसलिए हमारे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण होती है महादशा और अंतरदशा। अब महादशा जो होती है ना, वो एक लंबे पीरियड के लिए होती है, और महादशा ये डिसाइड करती है कि इन पीरियड के अंदर, इस लंबी अवधि के दौरान व्यक्ति को क्या क्या मिलने वाला है, और उसको जो है सहायता मिलती है अंतरदशा की।
जब अंतर्दशा और महादशा दोनों के अंदर जो है एक कॉम्बिनेशन बन जाता है, तो फिर जो है किसी इवेंट का जो है टाइम डिसाइड होता है। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि दोनों की जो है सोच एक जैसी होनी चाहिए। महादशा और अंतर्दशा के रिजल्ट तब ज्यादा अच्छे मिलते हैं जब दोनों की सोच लगन के प्रति अच्छी हो। अब ये लगन के प्रति सोच क्या होती है, अगर हम इसको समझ लें तो हमें दशा पद्धति के द्वारा किसी टाइम के इवेंट को समझना बड़ा आसान हो जाएगा। लगन यानी कि जिस व्यक्ति का चार्ट आप पढ़ रहे हैं वो व्यक्ति स्वयं, और लगन के प्रति सोच का मतलब यह है कि महादशा लोड और अंतर्दशा लोड दोनों की सोच एक जैसी होनी चाहिए। मान लीजिए कि महादशा लोड और अंतर्दशा लोड दोनों ही जो है त्रिकोण भाव के स्वामी हो, तो त्रिकोण भाव के स्वामी होने का मतलब यह है कि दोनों ही ये महादशा लोड और अंतर्दशा लोड दोनों ही ये चाहेंगे कि व्यक्ति की ग्रोथ हो, व्यक्ति की प्रगति हो, व्यक्ति भाग्यशाली हो। तो इस प्रकार से जब दोनों ही ग्रह व्यक्ति के उत्थान के लिए काम करेंगे तो इस दशा के दौरान व्यक्ति की ग्रोथ भी होगी, व्यक्ति का किस्मत भी जो है साथ देगा और व्यक्ति पूरे जो है कम मेहनत में है ज्यादा प्रगति करेगा। अब यदि महादशा लोड और अंतर्दशा लोड दोनों ही यदि केंद्र के स्वामी हुए, यानी कि 1, 4, 7 और 10 केंद्र के स्वामी होने का मतलब यह है कि व्यक्ति जो है सक्षम बने, व्यक्ति के अंदर योग्यताएं हो, व्यक्ति के अंदर कार्य सक्षमता हो, व्यक्ति का विल पावर अच्छा हो, यानी कि व्यक्ति इस प्रकार का काम करे जिसके अंदर वो अपने बलबूते पर जो है अपने आप को साबित कर सके। इस प्रकार की सोच व्यक्ति के अंदर तब आती है जब महादशा लोड और अंतर्दशा लोड दोनों ही जो है एक्टिव हो। अब यहां पर महादशा लोड और अंतर्दशा लोड यदि त्रिकोण और केंद्र के स्वामी हो तो क्या होता है? देखिए, जब केंद्र और त्रिकोण के स्वामी आपस में मिल जाते हैं तो इसे योग कारक कहा जाता है। यदि महादशा लोड त्रिकोण का स्वामी हुआ और अंतर्दशा लोड केंद्र का स्वामी हुआ तो इसे ये योग कारक दशा कहा जाएगा। योग कारक दशा होने का मतलब है एक तरफ व्यक्ति को जो है किस्मत का साथ मिलेगा, कम मेहनत में व्यक्ति को ज्यादा प्रगति होगी, और दूसरी तरफ व्यक्ति जो है कार्य सक्षम होगा। तो इस प्रकार की दशाएं जब भी व्यक्ति के जीवन में आती है, इस प्रकार की दशाओं का कॉम्बिनेशन जब एक्टिवेशन में आता है तो व्यक्ति की ग्रोथ होनी निश्चित होती है। अब यदि महादशा लोड और अंतर्दशा लोड दोनों ही यदि उपच्य भाव के स्वामी हो, यानी कि तीसरे भाव का अधिपति, छठे भाव का अधिपति और 10वें भाव का अधिपति हो, तीसरा, छठा, 10वां और 11वां, जब महादशा लोड और अंतर्दशा लोड इस प्रकार उपच्य भाव के स्वामी होंगे तो व्यक्ति जो है खूब मेहनत करेगा, संघर्ष करेगा, विपरीत परिस्थितियों से काम करते हुए आगे बढ़ेगा और अपनी कार्य सक्षमता के द्वारा अपनी सभी इच्छाओं को पूरी करेगा। और यदि महादशा लोड और अंतर्दशा लोड यदि 2, 11 के अधिपति हो,
सेकंड और 11, तो दोनों ही जो है अर्थ संबंधी भाव है, दोनों ही फाइनेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस प्रकार की दशाओं के दौरान व्यक्ति की जो है फाइनेंशियल ग्रोथ होगी, व्यक्ति फाइनेंशियली स्ट्रांग होगा। तो इस प्रकार की दशाएं भी जो है व्यक्ति के लिए अच्छी मानी जाएंगी एक फाइनेंस की दृष्टि से। 11वें घर को ज्योतिष में थोड़ा अच्छा नहीं माना जाता है सेहत की दृष्टि से। तो हो सकता है कि इस प्रकार की दशाओं के दौरान थोड़े हेल्थ के इश्यू आ जाए, बाकी फाइनेंस की प्रॉब्लम जो है दूर होनी निश्चित होती है। ये हुई एक लगन के प्रति सोच। अब मान लीजिए कि यहां पर एक कर्क लगन की कुंडली है और इस कर्क लगन की कुंडली के अंदर मंगल और बृहस्पति की दशा चल रही हो। मंगल यहां पर जो है 5th लॉर्ड है, त्रिकोण का स्वामी, और बृहस्पति यहां पर जो है 9th लॉर्ड है, अगेन त्रिकोण का स्वामी। जब दो त्रिकोण के स्वामियों की जो है महादशा और अंतरदशा चलेंगी तो व्यक्ति की ग्रोथ होनी निश्चित है, क्योंकि दोनों ही ग्रह लगन के मित्र हैं और लगन के प्रति इनकी सोच अच्छी है। इनकी दोनों की इच्छा यह है कि किसी भी प्रकार से व्यक्ति की जो है ग्रोथ हो। अब यहां यदि दोनों ही महादशा लॉर्ड और अंतरदशा लॉर्ड केंद्र के स्वामी हो तो व्यक्ति जो है बहुत ही हार्ड वर्कर और काफी परिश्रमी और काफी संघर्ष करने वाला होता है, क्षमतावान होता है। व्यक्ति के अंदर मैनेजमेंट की क्षमता भी अच्छी होती है और व्यक्ति का विल पावर अच्छा होता है। मान लीजिए यहाँ पर जो है शुक्र और मंगल, यहाँ पर शुक्र जो है 4th लॉर्ड है और यह मंगल यहाँ पर जो है 10th लॉर्ड है। शुक्र और मंगल के आपस में कॉम्बिनेशन बनता है महादशा लॉर्ड और अंतरदशा लॉर्ड के रूप में, तो व्यक्ति जो है कार्य सक्षम होता है, व्यक्ति योग्य होता है। हर परिस्थिति के अंदर व्यक्ति जो है अपनी स्टेमिना और विल पावर के दम पर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है काम करते हुए पाया जाता है। ठीक इसी प्रकार से चंद्र और शनि दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है। तो इस प्रकार की महादशाएं भी जो है व्यक्ति, महादशा और अंतरदशा का कॉम्बिनेशन व्यक्ति को कार्य सक्षम बनाता है। ठीक इसी प्रकार यदि 2nd लॉर्ड सूर्य और ये 11th लॉर्ड शुक्र, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है तो व्यक्ति की फाइनेंशियली ग्रोथ होती है। अब हर बार जो है परिस्थितियां इतनी आसान नहीं होती, क्योंकि हर ग्रह की 2-2 राशियां होती है, खास करके 5 ग्रहों की। तो मान लीजिए कि जिस ग्रह की महादशा या अंतरदशा चालू है वो एक शुभ ग्रह का स्वामी हो और साथ ही साथ एक अशुभ ग्रह का स्वामी हो, तो हमें उसे अशुभ मानना चाहिए, अशुभ मानना चाहिए, ये एक बहुत बड़ी समस्या आ जाती है। जैसे आप इसी कुंडली के अंदर आप देखिए, यहाँ पर बृहस्पति जो है 6ठे घर का भी स्वामी है और ये 9वें घर का भी स्वामी है। अब मान लीजिए यहाँ पर बृहस्पति की दशा चल रही है, तो हम बृहस्पति को शुभ मानेंगे या फिर अशुभ, इस पेज के अंदर जो है अक्सर हम फंस जाया करते हैं। तो इसे हम देखने के लिए सबसे पहले हमें ये देखेंगे कि अंतरदशा किस ग्रह की है। अंतरदशा लॉर्ड हमें ये बताएगा कि ये बृहस्पति इस कुंडली के अंदर शुभ है या अशुभ। अब यहाँ बृहस्पति की महादशा चल रही है और शनि की अगर अंतरदशा चलती है
तो शनि यहाँ पर 8 लॉर्ड है। 8 लॉर्ड होने के कारण यहाँ बृहस्पति को जो है 6 लॉर्ड ही माना जाएगा। तो ये 6-8 का कॉम्बिनेशन माना जाएगा और ये महादशा और अंतर्दशा का कॉम्बिनेशन है। ये लगन के लिए अच्छा नहीं होगा। इस दौरान व्यक्ति को लंबी बीमारियां हो सकती है, बड़ी बीमारियां हो सकती है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये कॉम्बिनेशन कुल मिला के जो है अच्छा नहीं माना जाएगा। अब हम इसी कुंडली की बात करें तो यहाँ बृहस्पति के साथ में यदि मंगल है तो मंगल को आप ध्यान से देखेंगे तो मंगल जो है यहाँ पर केंद्र का भी स्वामी है और मंगल यहाँ पर त्रिकोण का भी स्वामी है। केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होने के कारण इस कुंडली में मंगल राजयोग कारक ग्रह है और बृहस्पति यहाँ पर भाग्य का स्वामी है, त्रिकोण का स्वामी है। तो एक त्रिकोण के स्वामी के साथ में दूसरे त्रिकोण के स्वामी का अगर कॉम्बिनेशन बनता है तो इस कॉम्बिनेशन की सोच लगन के प्रति अच्छी होंगी और व्यक्ति को ग्रोथ मिलेगी। ये कॉम्बिनेशन जो है बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाएगा। दूसरी तरफ हम देखें तो मंगल यहाँ पर जो है केंद्र का स्वामी है भी है और बृहस्पति यहाँ त्रिकोण का स्वामी है। तो केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होने के कारण ये मंगल और बृहस्पति की महादशा है और अंतर्दशा का जो कॉम्बिनेशन है ये योग कारक दशा का कॉम्बिनेशन कहा जाएगा। ठीक इसी प्रकार से आप अगर हम मिथुन लगन की कुंडली को देखेंगे तो यहाँ पर शनि 8वें घर का स्वामी होता है और 9वें घर का भी स्वामी होता है। यानी कि एक अच्छे घर का और एक बुरे घर का स्वामी शनि मिथुन लगन की कुंडली में होता है। यदि मिथुन लगन में शनि का कॉम्बिनेशन मंगल के साथ में होगा तो मंगल 6ठे घर का स्वामी होने के कारण शनि को 8वें घर का स्वामी माना जाएगा और ये 6-8 का कॉम्बिनेशन कहलाया जाएगा। अब ठीक इसी प्रकार से मिथुन लगन की कुंडली में शनि और शुक्र का अगर कॉम्बिनेशन बैठता है तो शुक्र यहाँ 5th लॉर्ड होता है, त्रिकोण का स्वामी होता है। तो यहाँ बृहस्पति शुक्र और शनि के कॉम्बिनेशन को त्रिकोण का कॉम्बिनेशन कहा जाएगा। इस प्रकार की महादशा और अंतर्दशा का कॉम्बिनेशन जो है व्यक्ति के लिए जो है बड़ा ही फ्रूटफुल रहेगा। इस प्रकार से जो है आप ये तय कर सकते हैं कि महादशा और अंतर्दशा का स्वामी जब एक प्रकार की योग्यताएं रखता हो, एक प्रकार की जो है समानताएं दोनों ही ग्रह के अंदर हो, तो जिस व्यक्ति का ये चार्ट है उसका उत्थान होना निश्चित होता है। ये तो हुई लगन के प्रति अच्छी सोच की बात। अब हम बात करते हैं 6-8-12 की। यदि महादशा लॉर्ड और अंतर्दशा लॉर्ड 6, 8 और 12 के अधिपति हो तो क्या होगा? देखिए 6, 8 और 12 इन्हें त्रिक भाव कहा जाता है और इन्हें कुंडली में अच्छे भाव नहीं माने जाते हैं। यदि यहाँ पर 6, 8, 12 के अधिपतियों का कॉम्बिनेशन महादशा और अंतर्दशा में यदि बनता है तो ये महादशाओं का अंतर्दशाओं का जो कॉम्बिनेशन है व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं जाएगा। दोनों ही दशा लॉर्ड की जो है ये कोशिश रहेगी कि किस प्रकार से व्यक्ति को जो है नीचे गिराया जाए, किस प्रकार से उन्हें घसीटा जाए, किस प्रकार से उन्हें परेशान किया जाए। अब हम इसी कुंडली की बात करते हैं। इस कुंडली के अंदर
8th लॉर्ड जो है यहाँ पर शनि बनता है और 12th लॉर्ड यहाँ पर बुध बनता है। यहाँ पर यदि शनि की महादशा या फिर बुध की अंतर्दशा हो तो ये कॉम्बिनेशन जो है व्यक्ति के लिए काफ़ी तकलीफ़ों वाला रहेगा। अनेक प्रकार की समस्याएं व्यक्ति को इस कॉम्बिनेशन के अंदर देखने को मिलेगी। ठीक यही बात हम बृहस्पति और शनि के कॉम्बिनेशन के बारे में कह सकते हैं। शनि यहाँ 8 लॉर्ड है और यहाँ बृहस्पति 6 लॉर्ड है, तो यहाँ 6ठे और 8वें का जो कॉम्बिनेशन है इसे भी हम बुरा कॉम्बिनेशन कहेंगे। इस महादशा और अंतर्दशा की कॉम्बिनेशन में व्यक्ति को तमाम तरह की परेशानियां जो है झेलनी पड़ेगी। इस प्रकार की दशाएं व्यक्ति के लिए जो है आसान नहीं जाती है। अब यदि 3, 6, 11 तीसरा भाव, 6ठा भाव और 11वां भाव, इन्हें हम त्रिशदाय भाव कहते हैं। यदि त्रिशदाय भाव का कॉम्बिनेशन भी अगर बनता है तो उस दौरान भी व्यक्ति को सेहत से संबंधित जो है बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इस प्रकार से यदि दोनों ग्रहों के अंदर समानताएं हो और ये समानताएं अगर अच्छे स्वरूप में हो, लगन के प्रति सोच अच्छी हो, तो इस प्रकार की महादशा अंतर्दशा के कॉम्बिनेशन में व्यक्ति की ग्रोथ होती है। परंतु यदि ये नेगेटिव कॉम्बिनेशन हो, 6, 8, 12 का या फिर जो है त्रिशदाय भावों के अधिपतियों का कॉम्बिनेशन हो, तो ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को जो है ड्रैग करता है, नीचे की तरफ लेके जाता है, घसीटता है, परेशानियां पैदा करता है। तो इस प्रकार से हमने समझा कि महादशा लॉर्ड और अंतर्दशा लॉर्ड दोनों ही अगर अच्छे घर के स्वामी हो, केंद्र या त्रिकोण के स्वामी हो, तो व्यक्ति की ग्रोथ जो है इस दशा पीरियड के अंदर होनी निश्चित होती है। परंतु इसमें जो है एक फैक्टर जो है और भी काम करता है। मान लीजिए कि ये कर्क लगन की कुंडली है। ये इस कर्क लगन की कुंडली में बृहस्पति जो कि 9th लॉर्ड है, त्रिकोण भाव का स्वामी है, और ये मंगल जो कि 10वें भाव का लॉर्ड है और 5वें भाव का भी जो है लॉर्ड है। ये 5th और 10th का लॉर्ड होने के कारण मंगल यहाँ पर जो है राजयोग कारक ग्रह बनता है और बृहस्पति यहाँ पर जो है त्रिकोण भाव का स्वामी है। यदि यहाँ पर मंगल और बृहस्पति का कॉम्बिनेशन बनता है तो ये एक प्रकार से जो है योग कारक दशा कही जाएगी और इस दशा के दौरान व्यक्ति का उत्थान होगा, व्यक्ति की ग्रोथ होगी, व्यक्ति की प्रगति होगी, इतना निश्चित है। परंतु यहाँ पर यदि मंगल और बृहस्पति के बीच में संबंध स्थापित हो जाए तो ये दशा कहीं गुना ज्यादा प्रभाव छोड़ेगी। संबंध से मेरा मतलब है दोनों ग्रहों की आपस में युति हो जाए। जैसे कि यहाँ पर ये मंगल है, ये मंगल के साथ में यहाँ पर बृहस्पति आ जाए। मंगल और बृहस्पति की जो है यहाँ पर ये युति हो जाए, या फिर मंगल और बृहस्पति दोनों एक दूसरे को देख ले। जैसे यहाँ पर ये मंगल है और यहाँ पर जो है ये बृहस्पति आ जाए। यहाँ पर बृहस्पति और मंगल दोनों को परस्पर एक दूसरे को देख ले,
तो दोनों के अंदर जो है आपस में संबंध स्थापित हो जाते हैं और ये दशा जो है भरपूर परिणाम देगी, उम्मीद से ज़्यादा परिणाम देगी। अब यहां पर मंगल समझ लीजिए कि यहां पर ये बृहस्पति की राशि के अंदर आ जाए और ये बृहस्पति जो है ये मंगल की राशि में आ जाए, यानी कि दोनों का राशि परिवर्तन हो जाए, तो इसे उच्च स्तर का जो है संबंध हम कहेंगे। ठीक इसी प्रकार से जो है मंगल यहां पर बृहस्पति के नक्षत्र में आ जाए और बृहस्पति यहां मंगल के नक्षत्र में आ जाए, तो भी दोनों के अंदर जो है संबंध स्थापित हो जाता है। तो इस प्रकार से दोनों जो है एक दूसरे से जो है समानताएं भी रखते हो और साथ ही साथ जो है आपस में संबंध स्थापित कर ले, तो इस प्रकार का कॉम्बिनेशन जब भी व्यक्ति के जीवन में आता है तो व्यक्ति जो है नई ऊंचाइयों को छूता है, भरपूर प्रगति करता है। जब कभी महादशा और अंतर्दशा का कॉम्बिनेशन इस प्रकार का बन जाए कि दो ग्रह एक दूसरे के घोर विरोधी हो, तब क्या होगा। अब जैसे कि ये एक सिंह लगन की कुंडली है और यहां पर मान लीजिए कि सूर्य की महादशा हो और यहां शनि की अंतर्दशा हो, तो यहां पर सूर्य लग्नेश होने के कारण लगन के प्रति सोच अच्छी रखेगा और शनि यहां पर जो है छठे भाव का स्वामी होने के कारण लगन के प्रति सोच अच्छी नहीं रखेगा। और साथ ही साथ यहां पर शनि लगन का कट्टर शत्रु है, तो इस लिहाज से शनि कभी नहीं चाहेगा कि इस व्यक्ति की जो है ग्रोथ हो, और सूर्य चाहेगा कि हर हाल में जो है व्यक्ति का उत्थान हो, व्यक्ति की ग्रोथ हो, प्रगति हो। तो जब इस प्रकार का कॉम्बिनेशन बन जाए जैसा कि इस कुंडली के अंदर है, तो क्या होगा, व्यक्ति की ग्रोथ होगी या व्यक्ति को जो है परेशानियां आएंगी। देखिए, जब दो लोगों के बीच में युद्ध के जैसी स्थिति बन जाती है, संघर्ष की स्थिति बन जाती है, तो ऐसी स्थिति के अंदर जीत उसी को मिलती है जो ज्यादा सक्षम होता है, जो ज्यादा ताकतवर होता है। यहां पर सूर्य और एक शनि का जो कॉम्बिनेशन बना है, इस कॉम्बिनेशन में हमें यह देखना होगा कि दोनों के अंदर ताकतवर कौन है, महादशा लॉर्ड सूर्य या फिर अंतर्दशा लॉर्ड सैटर्न। दोनों में जो ताकतवर होगा उसी के परिणाम इस प्रकार के महादशा अंतर्दशा कॉम्बिनेशन में देखने को मिलेंगे। अब आप इस कुंडली को देखेंगे तो सूर्य यहां पर लगन लॉर्ड होकर जो है 9th हाउस में बैठा हुआ है, एक त्रिकोण भाव के अंदर, और साथ ही साथ जो है उच्च का भी बना हुआ है। और हम इसे दिग्बल की बात करें तो ये दिग्बल के काफी करीब है, 10वें घर के अंदर सूर्य दिग्बली होता है और ये दिग्बल की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सूर्य ताकतवर है। और हम शनि की बात करें तो शनि छठे भाव का स्वामी है और यहाँ एक केंद्र के भाव में बैठा हुआ है। और अगर यहाँ पर एनवायरनमेंट की बात करें तो
तो ये मंगल की राशि में बैठा हुआ है और मंगल जो है शनि का मित्र नहीं है, इस कारण से यहाँ शनि को फ्रेंडली इन्वायरमेंट भी नहीं मिला हुआ है। तो यहाँ अगर हम ताकत की बात करें तो इस कुंडली के अंदर सूर्य ज़्यादा ताकत पर दिखता है। तो इस कुंडली के अंदर जब भी सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन बनेगा तो यहाँ पर जीत सूर्य की होंगी और व्यक्ति के लिए इस प्रकार की दशाएं उतनी खराब नहीं जाएगी जितनी जानी चाहिए। व्यक्ति को इस दशा के दौरान थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। छोटी मोटी प्रॉब्लम आएंगी, परंतु इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन व्यक्ति बड़ी आसानी से निकाल लेगा और ये दशा जो है व्यक्ति के लिए ठीक ठाक चली जाएंगी। यहाँ पर शनि जो है बुरे प्रभाव छोड़ना चाहेगा, परंतु यहाँ पर कमजोर होने के कारण इस दशा के अंदर सूर्य का प्रभाव ही ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब हम इसी कुंडली के अंदर एक दूसरे तरीका का जो है कॉम्बिनेशन बना के देखते हैं। मान ली सूर्य की ही यहाँ पर जो है महादशा है और शनि की ही अंतर्दशा है, परंतु मान लीजिए कि यहाँ पर सूर्य जो है ये 9वें भाव में नहीं बैठकर यहाँ तीसरे भाव के अंदर बैठा हुआ है, तीसरे घर के अंदर तुला राशि में। यहाँ पर सूर्य नीच का हो जाता है और शनि मान लीजिए कि यहाँ पर जो है छठे घर के अंदर बैठा हुआ है। यहाँ छठे घर की बात करें तो शनि छठे घर के अंदर कारक ग्रह माना जाता है और यहाँ पर स्वराशि का है और 7वें घर के अंदर शनि यहाँ पर दिग्बली होता है, तो दिग्बल के भी काफ़ी करीब है। तो इस कुंडली की हम बात करें तो शनि यहाँ पर ज़्यादा पावरफुल नज़र आ रहा है, ज़्यादा शक्तिशाली नज़र आ रहा है और सूर्य यहाँ पर जो है नीच का बना हुआ है, साथ ही साथ अपने शत्रु ग्रह के साथ में बैठा हुआ है और शत्रु राशि के अंदर बैठा हुआ है। यहाँ पर ना तो सूर्य को एनवायरनमेंट मिला है और ना ही जो है सहयोगी ग्रह का साथ मिला हुआ है। साथ ही साथ अपने दिग्बल के एकदम अपोजिट कंडीशन में आया वाला है। सूर्य जो है 10वें घर के अंदर दिग्बली होता है, तो यहाँ दिग्बल से जो है एकदम अपोजिट कंडीशन में आया वाला है। तो हम कह सकते हैं कि इस कुंडली के अंदर सूर्य कमजोर स्थिति में है और शनि पावरफुल स्थिति में नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर कॉम्बिनेशन बना हुआ है। सूर्य की महादशा चल रही है और शनि की अंतर्दशा चल रही है। सूर्य लग्ने है और हर हाल में चाहेगा कि व्यक्ति की प्रगति हो और शनि यहाँ पर 6th लॉर्ड है, हर हाल में चाहेगा कि व्यक्ति की जो है परेशानियां बढ़े, व्यक्ति की जो है प्रगति रुके। ये शनि जो है टांग खींचने का काम करेगा। हर हाल में व्यक्ति को जो है ब्रेक करने की कोशिश करेगा, क्योंकि इस कुंडली के अंदर शनि ज्यादा पावरफुल है। तो इस प्रकार की दशा के कॉम्बिनेशन के दौरान शनि के प्रभाव को ज़्यादा महसूस किया जाएगा और ये दशा व्यक्ति के जीवन की सबसे बुरी दशाओं में से एक मानी जाएगी। तमाम तरह की परेशानियां व्यक्ति को इस दशा के दौरान देखने को मिलेंगी। तो इस प्रकार से जो है विरोधी ग्रहों की जब दशा आती है तो व्यक्ति के जीवन में सबसे चैलेंजिंग टाइम वो होता है। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने ये जाना और समझा कि महादशा लॉर्ड और अंतरदशा लॉर्ड दोनों अगर एक कॉम्बिनेशन बनाए, ऐसा कॉम्बिनेशन जिसके अंदर समानता हो,
दोनों ही या तो केंद्र के स्वामी हो या फिर त्रिकोण के स्वामी हो, या फिर केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होकर जो है एक योग कारक दशा बनाते हो। अगर हम फाइनेंस की बात करें तो महादशा लॉर्ड और अंतरदशा लॉर्ड 2-11 के अधिपति हों तो व्यक्ति की फाइनेंशियली ग्रोथ होती है। 9 और 5 के अधिपति हो यानी त्रिकोण भाव के अधिपति हो, व्यक्ति की हर लिहाज से जो है ग्रोथ होती है। यदि केंद्र और त्रिकोण के अधिपति हो महादशा लॉर्ड और अंतरदशा लॉर्ड, तो व्यक्ति हर तरह से जो है योग्य भी होता है, सक्षम भी होता है। और वो तो ये एक तरीका है दशा पद्धति को देखने का। यदि आप इस तरीके का इस्तेमाल करेंगे तो आप किसी भी इवेंट का टाइमिंग बड़ी सरलता से जो है निकाल सकते हैं। और इस तरीके से आप अगर इवेंट का टाइमिंग निकालते हैं तो आपका इवेंट ऑफ टाइमिंग जो है बड़ा ही सटीक रहेगा। क्योंकि ये जो नियम है ये मेरे अपने नहीं है, ये पाराशर जी के द्वारा लिखे हुए नियम है और इनका उल्लेख जो है लघु पाराशरी के अंदर बड़ी ही स्पष्टता के साथ में किया हुआ है। तो ये एक तरीका है और ये काम करता है और बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। आप इस दशा पद्धति के द्वारा आप जो है इवेंट टाइमिंग निकालिए और इसे जो है रिलेट करने की कोशिश कीजिए। ये एक्यूरेसी के लेवल पर एकदम उच्चतम स्तर पे जो है आप इसके नतीजे पाएंगे। अब हम इस नियम को एक उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। ये एक सिंह लगन की कुंडली है और इस व्यक्ति का कहना है कि मेरी शादी होंगी या नहीं होंगी तो कब होंगी। तो इस कुंडली के अंदर हम सबसे पहले जो है योग को देखेंगे। योग को देखने के लिए हम 7th हाउस को देखेंगे। 7th हाउस में शनि की राशि है और यहाँ पर जो एक चंद्रमा के रूप में एक शुभ ग्रह बैठा हुआ है और इस चंद्रमा के ऊपर एक और शुभ ग्रह बृहस्पति की दृष्टि आ रही है, 9वीं दृष्टि। इसका मतलब 7th हाउस जो है अच्छी कंडीशन में है। अब बात करते हैं हम 7th लॉर्ड की। 7th लॉर्ड यहाँ पर बनता है शनि और शनि यहाँ पर उच्च का बना हुआ है और इस उच्च के शनि के ऊपर बृहस्पति जैसे ग्रह की 5वीं दृष्टि आ रही है और शनि की युति एक शुभ ग्रह के साथ में है जो कि उसका मित्र भी है। इस लिहाज से 7th लॉर्ड भी जो है अच्छी कंडीशन के अंदर है। अब हम बात करते हैं कारक ग्रह शुक्र की। 7th हाउस का और मैरिज का कारक ग्रह माना जाता है शुक्र को। शुक्र यहाँ पर स्वराशि के अंदर होने के साथ साथ अपने मित्र के साथ में बैठा हुआ है जो कि 7th लॉर्ड भी है और इस शुक्र के ऊपर बृहस्पति जैसे शुभ ग्रह की 5वीं दृष्टि आ रही है। तो यहाँ पर 7th हाउस भी अच्छी कंडीशन में है, 7th लॉर्ड भी अच्छी कंडीशन में है और 7th हाउस का कारक ग्रह शुक्र भी यहाँ पर अच्छी कंडीशन में है।
तो इस कुंडली को देखकर हम कह सकते हैं कि इस व्यक्ति के जीवन में मैरिज से रिलेटेड कोई भी परेशानी नहीं है। व्यक्ति की शादी होगी और टाइम पर हो जाएगी, क्योंकि इस व्यक्ति को शादी का प्रॉमिस मिला हुआ है, तो इसके जीवन में इस प्रकार की कोई परेशानी नहीं आ सकती। अब सामने वाले व्यक्ति का यह कहना है कि कब होगी के लिए हम देखते हैं दशा पद्धति को। तो मान लीजिए कि इस व्यक्ति के जीवन में इस समय बृहस्पति की महादशा चल रही है और शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। तो क्या इस प्रकार की महादशा और अंतर्दशा के कॉम्बिनेशन में व्यक्ति की शादी हो पाएगी? इसे देखने के लिए हमने अभी तक जो भी नियम देखे हैं उनको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। देखिए, बृहस्पति यहां पर एक त्रिकोण भाव का अधिपति है। 5वें घर का अधिपति होने के कारण बृहस्पति यहां शुभ ग्रह है और शुक्र यहां पर एक केंद्र का अधिपति होने के कारण शुक्र और बृहस्पति का जो है कॉम्बिनेशन एक अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाएगा। केंद्र और त्रिकोण का कॉम्बिनेशन, त्रिकोण का अधिपति होने के कारण ये बृहस्पति चाहेगा कि इस लगन वाले व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आए, हर हाल में इसका भला हो। तो इस प्रकार की इच्छा ये बृहस्पति इस व्यक्ति के लिए रखेगा। साथ ही साथ जो शुक्र है केंद्र का स्वामी है और शादी का कारक ग्रह भी शुक्र को माना जाता है, तो ये भी चाहेगा कि व्यक्ति की शादी से संबंधित कोई परेशानी नहीं आए। तो ये बृहस्पति और शुक्र के कॉम्बिनेशन में व्यक्ति की शादी से संबंधित जो है कोई परेशानी नजर नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि बृहस्पति और शुक्र जहां एक ग्रह त्रिकोण का अधिपति है तो दूसरा जो है केंद्र का अधिपति है। केंद्र और त्रिकोण के अधिपति होने के कारण एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है और इस कॉम्बिनेशन की सोच यह है कि लगन का भला हो। अब हम बात करते हैं दोनों के आपस में संबंधों की। तो बृहस्पति यहां पर 11वें घर के अंदर बैठकर शुक्र को 5वीं दृष्टि दे रहा है, तो दोनों के अंदर जो है संबंध भी स्थापित हो गए। तो यहां पर जो दोनों के अंदर जो है एक समानता भी होगी, दोनों केंद्र और त्रिकोण के अधिपति है और साथ ही साथ दोनों के अंदर संबंध भी स्थापित हो गए। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इस पीरियड के दौरान व्यक्ति को शादी से संबंधित कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। इसके पीछे एक वजह और भी है, क्योंकि बृहस्पति यहां 7th लॉर्ड से भी संबंध बना रहा है और शादी के कारक ग्रह शुक्र से भी संबंध बना रहा है। तो इस दौरान व्यक्ति के जीवन में जो है शादी जैसी महत्वपूर्ण इवेंट होगी और इसमें किसी प्रकार की कोई शंका नहीं होनी चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने ये समझने का प्रयास किया कि महादशा और अंतर्दशा के द्वारा हम किस प्रकार से जो है किसी इवेंट का टाइम निकाल सकते हैं।
इस दौरान हमने प्रत्यंतर दशा के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं की, क्योंकि प्रत्यंतर दशा जो है अंतर्दशा के आदेश का पालन करने का काम करती है। जो अंतर्दशा चाहती है उस रिजल्ट की डिलीवरी करने का काम ही प्रत्यंतर दशा करती है। इसलिए हमने प्रमुख रूप से महादशा और अंतर्दशा के बारे में विस्तृत चर्चा इस वीडियो के अंदर की कि किस प्रकार से महादशा और अंतर्दशा का एक कॉम्बिनेशन बनता है और किस प्रकार से हम इस कॉम्बिनेशन के द्वारा ये तय कर सकते हैं कि कोई इवेंट व्यक्ति की लाइफ में इस दशा के दौरान, इस दशा के कॉम्बिनेशन के दौरान होगी या नहीं होगी। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और अगर वीडियो में कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप उसे कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर लिखिए। मैं आपके हर कमेंट का जवाब देने की भरपूर कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए इजाज़त। थैंक यू।